कि अगर सावरकर जी ने फलाने साल ऐसा किया तो इसलिए हर लोगों ने वैसा ही करना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि सत्य बदलते रहता है, जैसे स्थल बदलता है या काल बदलता है तो सत्य भी उसका परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। अगर विपक्ष की बात कहे तो वीर सावरकर की जो हिंदुत्व है उसको वो निशाना बनाते हैं। तो सावरकर जी का व्यक्तिगत देखे तो वो निरीश्वरवादी थे, तो पूजा पाठ न मानने वाले सावरकर भी हिंदू है, और एक कर्मठ जो पूजा पाठ करता है वो भी हिंदू है, एक सिख भी हिंदू है, एक बुद्ध भी हिंदू है, एक जैन भी हिंदू है। और उसको एक मुस्लिम पोलराइजेशन करने के लिए विरोधी पक्ष नेता इसका उपयोग करते हैं कि देखो ये सावरकर के फॉलोअर है तो ये आपके दुश्मन है। सावरकर ने मेरा चैलेंज है, एक दिखाओ कहाँ माफी मांगी है, और फिर वो बिना केस के उन्होंने देशद्रोही कर डाला है, तो प्रूव इट ना। अगर आपको लोकशाही ने या स्वतंत्रता ने आपको अधिकार दिया कुछ भी बोलने का, मगर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। देखो सावरकर इज ऑलवेज अ यूथ आइकॉन, मतलब वो जब 80 साल के थे तभी भी उस समय का युवा उनके तरफ ही आकृष्ट था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी विचारधारा ये थी कि मैं कहता हूं इसलिए नहीं, आप सोचो, अगर आपको अच्छा लगे तो उस पर अमल करो। ऐसा किसी लीडर ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे विचारों को आप पोथी मत बनाओ कि अगर सावरकर जी ने फलाने साल ऐसा किया तो इसलिए हर लोगों ने वैसा ही करना चाहिए। क्योंकि उनका कहना है कि सत्य बदलते रहता है, जैसे स्थल बदलता है या काल बदलता है तो सत्य भी उसका परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। तो आपके इसमें जो होगा वो आप लोग पुराना जो खराब है वो डाल दो, तो मेरे विचार भी आप डाल दो जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो इतनी छूट देने वाला, इतना आगे की सोचने वाला, वो जो रैशनलिस्ट, आज की पीढ़ी रैशनलिस्ट है, तो वो उपयुक्ततावादी थे, यूटिलिटेरियन। तो आज की पीढ़ी भी वैसी है कि इस चीज की उपयुक्तता होगी तो मैं लूंगा, नहीं लूंगा। तो आज भी आज का युद्ध भी उनसे बहुत रिलेवेंट है। खाली बात यह है कि ये हमें उन तक पहुंचना चाहिए कि उनके जो विचार है। इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें, जब भी बात निकलती है तो वीर सावर जी का नाम उसमें पहले नंबर पे आता है। तो ये इसके लेकर क्या कहना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो, अगर विपक्ष की बात कहे तो वीर सावरकर की जो हिंदुत्व है उसको वो निशाना बनाते हैं, और एक माफियर भी कहते हैं। मगर माफियर मैं तो एक लाइन में कहूंगा कि जिस आदमी ने को 14 साल ब्रिटिशों ने अमानवीय यातना देके जेल में बंद किया और 13 साल उसमें उनको रत्नागिरी में बंद किया, अगर वो माफियर होते, ब्रिटिशों से कोई सौदा करते, इतना रहने की जरूरत ही नहीं थी। और दूसरी बात, कांग्रेस के नेताओं को तो जैसे महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में रखा था, नेहरू जी को वो अहमदाबाद कोर्ट में जो फोर्ट है वहां पे तो उनके स्पेशल खानसामे वगैरह। तो फिर मित्र कौन शत्रु कौन ये जनता सोचे। दूसरी बात, उनके हिंदुत्व पे जो करते हैं तो सावरकर जी का हिंदुत्व में कोई पूजा पाठ पे आधारित नहीं है, उनका राष्ट्रीयत्व पे आधारित है। ये जो राष्ट्र है सिंधु नदी से लेके सिंधु सागर तक, अगर आपकी पितृभूमि होगी, पितृभूमि मतलब आपके पुरखों की भूमि, और पुण्यभूमि मतलब आपकी जो भी विचारधारा, आपके जो धर्म संप्रदाय है, विचार है, वो सब इस भूमि में पैदा हुए होंगे तो आपकी पुण्यभूमि है, और उसके लिए आप पूरा सर्वोच्च बलिदान करने को तैयार है तो आप हिंदू। तो सावरकर जी का व्यक्तिगत देखे तो वो निरीश्वरवादी थे, और निरीश्वरवाद का भी जो उगम हुआ है वो भारत में ही हुआ है, चारवाक। तो चारवाक ये दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति था कि जो निरीश्वरवाद में, कि उनका कहने का ऐसा कोई विशिष्ट ईश्वर नहीं होता है कि जो आपको एक करे, सृष्टि का निर्माता तो एक होता ही है। तो ये जो विचारधारा है वो भी भारत की है। तो पूजा पाठ न मानने वाले सावरकर भी हिंदू है, और एक कर्मठ जो पूजा पाठ करता है वो भी हिंदू है, एक सिख भी हिंदू है, एक बुद्ध भी हिंदू है, एक जैन भी हिंदू है। तो ये जो उनकी जो व्याख्या थी वो बाजू रखते हुए एक उस व्याख्या को आज ऐसा एक रंग दिया जाता है कि ये धर्मवादी है, धर्मांध है, और उसको एक मुस्लिम पोलराइजेशन करने के लिए विरोधी पक्ष नेता इसका उपयोग करते हैं कि देखो ये सावरकर के फॉलोअर है तो ये आपके दुश्मन है। तो ये पॉलिटिकली ये हो रहा है ये सब। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं सावरकर के विचार रखने में कहीं विपक्ष लग रही है आपको? नहीं, देखो, गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस, और मैं कहूंगा कि सावरकर की जो अर्थनीति है, सावरकर जी ने तब 1938 में कहा था कि वर्ग हित का राष्ट्रीय समन्वय, मतलब जो लेबर एंड कैपिटल क्लास होता है उनका राष्ट्र हित में उनका समन्वय होना चाहिए फर्स्ट। तो यही तो फिर मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास करके लाया। उनकी जो विदेश नीति थी, उनका कहना था कि हमारा मित्र कौन, ये वहां पे कौन सी शासन पद्धति इस पे अवलंबित नहीं होना चाहिए, मतलब वहां राजाशाही है, हुकुमशाही है, कम्युनिज्म है, कोई भी हो, हमारा उसके इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट मैच होना चाहिए, उस पे होना चाहिए, ना कि वहां पे क्या शासन पद्धति, उनके विचार क्या है। तो आज भी हम वही से चल रहे, विदेश नीति है, फिर ये अपना सैनिक की नीति है,
मोदी शासन ने तो पूरा 10 साल में सावरकर जी के काफी सपने पूरे किए। अभी रही बात इंटरनल बात है, तो वो जो उनका जो सामाजिक विचार है वो बहुत आवश्यक है अभी अमल में। भारत रत्न का सपना कब तक मोदी सरकार पूरी कर पाएगी? नहीं, हम तो नहीं देखते सपना। सावरकर परिवार हम विश्वास ही नहीं करते मांगने में। और दूसरी बात, सावरकर ने खुद कहा है कि मैंने तो देश के लिए सब कुछ त्याग किया है। तो त्याग में खाली सब शारीरिक यातनाएं, कष्ट, पैसा नहीं होता है। त्याग में सम्मान का भी त्याग करना आवश्यक है, वो भी मैं कर चुका हूँ। तो मुझे अपेक्षा नहीं है, हमें भी अपेक्षा नहीं है। हमें लगता है कि जनता ने उनको जो स्वतंत्र वीर ये जो उपाधि दी है वो सबसे बड़ा सम्मान है। आपने हाल ही फिलहाल में कुछ डेफिनेशन केस फाइल किए थे, कुछ ऑपोजिशन ने जी। किया, उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं उसको बारे में? नहीं, मैसेज देना चाहते हैं कि सावरकर ने मेरा चैलेंज है, एक दिखाओ कहाँ माफी मांगी है। और फिर वो बिना केस के उन्होंने देशद्रोही कर डाला है। तो प्रूव इट ना। अगर आपको लोकशाही ने या स्वतंत्रता ने आपको अधिकार दिए कुछ भी बोलने का, मगर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, तो आप प्रूव करो। तो मैंने भी किया है। तो अभी वो थोड़ा लीगल डिले में गया है। अभी वो एमपी के लिए जो स्पेशल कोर्ट है, अभी मेरी 7-8 साल से केस है, तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थे। वो फेसबुक और आपको तो पता है, उसको फिर कोर्ट के सामने रखने में तो हो जाएगा। और मैं अभी भी कहता हूँ कि सावरकर के ऊपर जो भी है, हमारे पास पूरी फाइलें तैयार है। हम उसका हर इसका जवाब देंगे और प्रॉपर ये देंगे। और आप एक भी प्रूफ दिखाओ हमें, सावरकर ने माफी मांगी है या नहीं। आपने हाल ही फिलहाल अभी कहा कि इनलीगली बांग्लादेशियों को भारत से बाहर भेजने चाहिए। अभी महाराष्ट्र में ऐसा लगने वाला है कुछ दिनों में। चलो, क्या लगता है इससे कुछ? देखो, एसआईआर एक पहले से थी कि उनका मतदाता सूची से नाम निकलेगा। मगर बात यह है कि आज एक बांग्लादेशी जो घुसपैठी होती है ना, और बंगाल का मुसलमान, दोनों में बहुत फर्क है। उनकी बोलने में चलने में फर्क है, क्योंकि वो उनकी भाषा बहुत सालों से बदली हुई है। तो वो पकड़े जाते हैं। मतलब जब से, जैसे आप बोलेंगे ना कि अगर यहाँ के देखेंगे, कोंकणी मराठी एक अलग बोलता है, विदर्भ का अलग बोलता है, तो वो उसमें तो एसआईआर तो एक पहली बात है। एक सिटीजनशिप रजिस्टर बनना चाहिए ताकि पता चले कौन सिटीजन है कौन नहीं है। फिर जो नहीं है उसे निश्चित करके उसे ही बाहर भेजा जाए। तो बीजेपी गवर्नमेंट, आपको लगता है आने वाले समय में जितने भी बांग्लादेशी है उनको भारत से बाहर कर देगी? देखो, पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने उन्होंने एक मुहिम चालू की, 1000 के आसपास बांग्लादेशी बाहर निकाले, जबकि एस्टिमेटेड महाराष्ट्र में उसकी संख्या करीबन 80-90 लाख है। तो इस हिसाब से हर साल 1000 के हिसाब से कितने साल लगेंगे? क्योंकि पुलिस के पास उतना बल नहीं है, पुलिस के पास ये नहीं है। तो इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म, ये तो एक नेशनल लेवल का डिसीजन होगा। कुछ अपोजिशन पार्टी स्टेटमेंट करती है कि बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम्स है या एंटी रिलीजन है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता बीजेपी एंटी मुस्लिम है। वो तो हर बार देते ही रहते हैं कुछ तो कुछ। रही बात, अगर आप ये करो कि बांग्लादेश से आया हुआ, अगर हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे तो हम एंटी मुस्लिम होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि बांग्लादेशी जो हिंदू है, उसको जो विभाजन की जो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान में, एक करार हुआ था, उसके हिसाब से उनको यहाँ आने का अधिकार है। क्योंकि वो वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है। यहाँ के मुसलमान यहीं रहे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वहाँ, अभी वहाँ के मुसलमान नहीं आ सकते। आपने तो आपकी जमीन ले ली, तो वहाँ का जो हिंदू है वहाँ वो पीड़ित हो रहा है, इसलिए वो शरणागत होकर आ रहा है यहाँ पे। तो ये बड़ी, और ये एक करार का भाग है। दोनों देशों में बात हुई थी ये। तो वहाँ का, क्योंकि ऑलरेडी आपके हिस्से की जमीन तो गई है, आपके और भाई का बंटवारा हो गया, तो भाई के बेटे आपके घर में आज नहीं आ सकते ना। ये सीधी बात है। तो उसमें हिंदू मुस्लिम करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर जब धर्म की बात करते हैं, तो पंडित नेहरू ने धर्म के आधार पर जो 9 में वो उनको लॉर्ड माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन उनको लंदन, दिल्ली से शिमला लेके गए। 10 को उनको प्रस्ताव दिया विभाजन का माउंटबेटन ने, तो नेहरू ने उसको 10 को मना कर दिया। मगर एक दिन में क्या पता नहीं 11 को नेहरू जी ने प्रस्ताव मान्य किया, बगैर कांग्रेस कमेटी को माने। इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे सभी अवेलेबल है। ट्रांसफर ऑफ पावर्स 12 वॉल्यूम्स ब्रिटिशों ने रिलीज किए, उसमें सब है। तो माउंटबेटन ने खुद इसके बारे में लिखा है। तो वहां पे वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, उसमें माउंटबेटन कहते हैं कि नेहरू का कहना है कि ये विभाजन जो है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और अगर जल्दी से जल्दी हुआ तो इस विभाजन के लिए जो दोष ब्रिटिशों के मत्थे पड़ेगा, क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी ब्लड शेड, तो मैं चाहता हूं कि वो उनके माथे पे दोष ना चढ़े, क्योंकि इसमें हमारे भविष्य के संबंध खराब हो गए।
तो ये जो दोष है, हम जो पार्टीज जो है मुस्लिम लीग और हम हमारे माथे पे लेंगे और मैं उनको मना लूंगा मुस्लिम लीग को। ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, 11 मई 1946 की मिनट्स है, ट्रांसफर ऑफ पावर्स में इसके सब पूरे डॉक्यूमेंट्स है। तो ये हिंदू मुसलमान पे विभाजन करना, जबकि वीर सावरकर का विरोध था, उनका विरोध था विभाजन को, तो विभाजन हिंदू मुसलमान पे करने वाली कांग्रेस आज ये क्यों दूसरों को दोष दे रहे हैं? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।